ओके स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर तक फिनिश कर लिया है। उससे पहले हमने सिडविक्स EAN रूल, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और सिनर्जिक बॉन्डिंग, बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने फिनिश किए हैं। तो अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इस टॉपिक का हम लोग शुरू करने वाले हैं और वो है हमारा उसमें बॉन्डिंग के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री के बारे में। ओके, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप कैसे आता है, बॉन्ड एंगल्स कैसे आते हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा डिस्कशन जो है, ये पूरा डिस्कशन करीब करीब मैं 3 लेक्चर में खत्म करने वाला हूं और उसमें से आज जो है आपको मैं CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं। ओके, ध्यान रखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन कर रखा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मदद से कंपाउंड्स की बॉन्डिंग, उनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जिससे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है। तो ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब हम लोग यहां पर इनफैक्ट ये बात करेंगे कि साहब अगर हमारे पास लेट से है K4FeCN होल 6, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है आयरन, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसके लिए ऐसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, मतलब उसकी मदद से भी समझा सकते हैं, जिसको आप VBT कहते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को समझाएं तो उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को वो एक्सप्लेन करने के उसमें कंडीशन में नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सेस के लिए, हम लोग डिस्कस करेंगे पहले CFT को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, जिसका कि श्रेय दिया जाता है बेथ और वैन व्लेक, दिस इज वी एक्चुअली। ओके, इनको श्रेय दिया जाता है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा बहुत मुश्किल है, मतलब सिंपल है। और इस थ्योरी को मैं शुरू करूं उससे पहले ना मैं आपको ना एक बेसिक चीज बताता हूं, आप पहले इसको देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं वापस आऊंगा इस थ्योरी के डिटेल्ड डिस्कशन में। ओके, एक लेमन लैंग्वेज में जरा सुनिएगा, एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सेंट्रल एटम है, लेट्स से आयरन है हमारे पास। ओके, तो अगर आयरन हमारे पास सेंट्रल एटम है और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है K4FeCN होल 6, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें एक इसका प्राइमरी वैलेंसी होता है, अगर आप चेक करो तो इसका प्राइमरी वैलेंसी यहां पर +2 है। दूसरा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी या जितने वो लोन पेयर गेन करता है वो 6 है। आयरन का एटॉमिक नंबर Z ऑलरेडी 26 है। सिडविक साहब का अगर तुम लोगों को रूल ध्यान हो तो उन साहब ने कहा था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है Z माइनस प्राइमरी वैलेंसी +2 टाइम्स सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पर आ जाएगा 26 माइनस 2 + 6 × 2 और ये आ जाएगा 36 और इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस क्रिप्टन के जैसा हो जाएगा। और शायद इसी बेसिस पर सिडविक साहब ने कहा भी था कि कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बनते हैं क्योंकि सेंट्रल एटम अपना जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं या जो ऑक्टेट है वो पूरा करना चाहता है। ऐसे कह लो कि आपका जो सेंट्रल एटम है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो सेंट्रल एटम ना एक प्रकार का बिजनेस करता है अपनी ऑक्टेट को या अपने पेट को भरने के लिए, ऐसा समझ लिए। उसका पेट भरने का मतलब उसके ऑर्बिटल जो वैकेंट हैं उनको फिलअप करने के लिए वो एक प्रकार का बिजनेस करता है। कौन से टाइप का बिजनेस भाई? बिजनेस ये कि पहले वो कुछ इलेक्ट्रॉन का नुकसान करता है, इन्वेस्टमेंट करता है कह दो इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद वो लोन पेयर्स को गेन करके फाइनली उसमें प्रॉफिट कमाता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि आप इस केस में देख भी रहे हो कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर है, हमारा जो एटम आयरन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो आप देख रहे हो 26 है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्लियर। लेकिन उसके बाद वो उसने क्या किया कि साहब 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान किया तो तुम्हारा जो आयरन है वो कन्वर्ट हो गया आयरन +2 में, तो इसको थोड़ा लॉस हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया, साइनाइड आयंस से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किए
और अल्टीमेटली उसका ऑक्टेट पूरा हो गया और वो क्रिप्टन के जैसा हो गया। तो इसको ऐसे थोड़ा अगर मैं और आपको क्लियर करूं तो देखिए, कोई भी जो सेंट्रल एटम है, जैसे आयरन है मान लो तुम्हारा, ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, पहला शेल 1s2, दूसरा शेल 2s2 और 2p6, ये पहला है 1s2, दूसरा है 2s2 2p6, तीसरा है तुम्हारा 3s2 3p6 और आइडियली 3d भी है, लेकिन शायद उसके आने के पहले 4s आता है तो 4s2 है और फिर 3d6 है। अगर आप ध्यान दो तो इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरे शेल में ये 8 और ये 6। भाई भले ही बाद में भरा जाए लेकिन है तो 6 उसी के, तो 8 और ये 6 14 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 2। ये स्थिति है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, उनके अंदर क्या क्या खाली रहता है वो अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या खाली रहता है अगर वो मैं आपको यहां पर समझाऊं, ठीक है, तो आपका जो एक तो पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल का मतलब जो आखिरी शेल है उसके जस्ट पहले वाला शेल, तो एक तो पेनल्टीमेट शेल उनका जो है वो खाली रहता है, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ओके। एक तो उनका पेनल्टीमेट शेल खाली रहता है, जैसे आप देख सकते हो कि 3d6 है तो d पूरा भरा हुआ नहीं है, 3d6 का मतलब आखिरी वाला, तो वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है अगर आप देखें वहां पर, ओके। तो एक तो वो खाली है और दूसरा जो लास्ट वाला शेल है, लास्ट वाला शेल कौन सा है, 4s, उसके बाद ऑब्वियसली 4p और 4d आएगा। तो किसी भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आप ध्यान रखिए, एक तो n-1d होता है, n-1d एक तो वो होता है इनके पास, ठीक है, n-1d सब शेल मतलब अंदर वाला d सब शेल, फिर ns होता है, np होता है और nd होता है। जैसे आयरन के पास 3d है, 3d में ऑब्वियसली ये 5 ऑर्बिटल होंगे, ns में 1 ऑर्बिटल, np में 3 ऑर्बिटल और nd में भी आपके 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे है, तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है यहां पर वो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 हुंस रूल के हिसाब से पहले एक एक जाएगा, उसके बाद फिलिंग होगी। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ns में, np और nd वैकेंट, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब आयरन की प्राइमरी वैलेंसी 2 है, अगर उसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये डब्बा खाली हो गया। इसके बाद आते हैं 6 साइनाइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 6 साइनाइड लिगैंड आते हैं। वो 6 साइनाइड लिगैंड आके क्या करेंगे, तो साइनाइड आयन देता है लोन पेयर। बात समझने की कोशिश करो, तो जो भी लिगैंड होगा वो पूरे वैकेंट ऑर्बिटल में वहां पर लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मान लो एक यहां हो गया, दूसरा साइनाइड आयन यहां हो गया, तीसरा साइनाइड आयन यहां हो गया, चौथा साइनाइड आयन यहां आ गया, पांचवा ऑब्वियसली ये वाला खाली है तो यहां, और छठा ये वाला खाली है तो यहां। तो ऐसे समझ लो कि ये एक ट्रेन है जिसका इंजन आयरन का न्यूक्लियस है, ये इसका नाभिक है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन के डब्बे हैं, जो डब्बे खाली थे लिगैंड या पैसेंजर उसमें बैठ गया। आयरन के 26 में से 2 निकल गए, 2 निकलने के बाद 6 पैसेंजर आएंगे। जो पैसेंजर आएंगे वो कहां बैठेंगे, हमेशा खाली डब्बे में। कभी भी कोई पैसेंजर उस डब्बे में नहीं बैठेगा जिसमें ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पैसेंजर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन वहां दे रहा है, पैसेंजर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर पहले से एक भी इलेक्ट्रॉन है और उसमें तुमने 2 और दिए तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम फेल हो जाएगा। इसलिए हमारा पैसेंजर या हमारा लिगैंड हमेशा उसी ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेगा जो पूरी तरह से वैकेंट है। तो चूंकि यहां पर 3d तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, 4s के इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए थे 2, क्योंकि इसका प्राइमरी वैलेंसी +2 था, तो डब्बा यहां से खाली था। तो 1 2 3 4 5 और 6, और इस प्रकार इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, D2sp3। क्या हो सकता है, सॉरी क्या हो सकता है, नॉट D2sp3, क्योंकि अंदर का D नहीं लिया गया है, बाहर के D लिए गए हैं। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, sp3d2। एक S यूज हुआ, 3 P यूज हुए और 2 D। लेकिन इसमें एक और बात हो सकती है, देखिए ये बस जनरल डिस्कशन है, इस जनरल डिस्कशन को सुनिए, फिर मैं एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर आता हूं। देखिए ऐसा भी एक ऑप्शन है
कि जब आपका न्यूक्लियस या सेंट्रल एटम इस ट्रेन को लेकर आगे बढ़ता है साइनाइड आयन के मोहल्ले से, जब ये ट्रेन चलेगी तो साइनाइड आयन उसके खाली डब्बे में बैठना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप देख रहे होंगे कि ये वाले हमारे ऐसे डब्बे हैं, ये वाले जो डिब्बे हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। अगर तुम्हारा लिगैंड या जो तुम्हारा पैसेंजर, ऐसे समझो कि ये एक एक ही है, रिजर्वेशन है, एक सीट पर एक बैठा हुआ है और ये ट्रेन साइनाइड के मोहल्ले से गुजरी और साइनाइड बहुत ताकतवर है, अगर मतलब इतना ताकतवर है कि ट्रेन में रखते ही ट्रेन हिलने लगती है। ऐसा समझिए कि अगर आपका जो लिगैंड या आपका जो पैसेंजर है वो बहुत ताकतवर है कि ट्रेन में पैर रखते ही ट्रेन हिलने लगा, तो वो क्या करेगा? वो जिन लोगों का रिजर्वेशन है उनको उठा के एक एक डब्बे में दो दो को बिठा देगा, नहीं सुनेंगे तो उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देगा। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारा लिगैंड बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, तो जिन लोगों की यहां पर रिजर्वेशन है ना, जो अलग अलग सीट पर है, उनको उठा के एक एक पे दो दो को बिठा देगा। और सोचिए अगर वो ऐसा कर दे तो उस कंडीशन में आपको नहीं लगता है कि यहां पर ये वाले दो डब्बे खाली हो जाएंगे? और अगर ये वाले दो डब्बे खाली हो जाएंगे तो साइनाइड यहां बैठेगा 2, 3, 4, 5 और 6। तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? D2sp3। क्वेश्चन अराइज होता है कि साइनाइड लिगैंड या कोई लिगैंड ऐसा क्यों करेगा, अंदर के डब्बे क्यों खाली करेगा? देखिए कोई भी लिगैंड चाहेगा कि इस इंजन के पास रहे। क्यों ऐसा? क्योंकि इस इंजन के अगर पास में रहेगा तो सेंट्रल एटम और लिगैंड के बीच अट्रैक्शन अच्छा रहेगा। तो हमेशा तुम्हारा लिगैंड ये ट्राई करता है कि अगर अंदर के लोग जो रिजर्वेशन करा के बैठे हैं उनको उठा उठा के एक सीट पर दो दो को बिठा के अंदर के डब्बे खाली कर लें, तो मैं इंजन के ज्यादा पड़ोस से बैठ सकता हूं, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा, सेंट्रल एटम और लिगैंड के बीच ज्यादा अट्रैक्शन आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारे लिगैंड को बहुत ताकतवर होना पड़ेगा। इसीलिए इस आधार पर हम आगे बातचीत करेंगे कि हमारे दो प्रकार के लिगैंड होते हैं, एक जिनको स्ट्रांग लिगैंड कहते हैं, एक जिनको वीक लिगैंड कहते हैं। स्ट्रांग लिगैंड वो हैं जो ये काम करेंगे और अंदर के डब्बे खाली करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा हो सकता है। और वीक लिगैंड वो हैं जो अंदर के पैसेंजर को बिना डिस्टर्ब किए चुपचाप बेचारे जहां से जगह मिलेगी वहां से बैठ जाएंगे। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हमको करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, और उसी पर हम लोग इनफैक्ट बात कर रहे थे। तो वही वापस लौटते हैं। देखिए हमारा डिस्कशन ये था, यहां पर जो बात चल रही थी हमारी, वो डिस्कशन ये था कि देखिएगा, डिस्कशन ये था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो क्या हमको समझाती है। समझिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर वापस लौटते हैं। जो अभी डिस्कशन मैंने थोड़ी देर पहले किया है उस पर अभी आते हैं, मैं आपको उसमें कुछ और चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज किया है बेथ एंड वान ब्लैक ने। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर बेस्ड है। मतलब इसका कहना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच तो आयनिक बॉन्ड है ही, लिगैंड और मेटल की जो बॉन्डिंग है वो भी अगर आप देखो तो आयनिक है। मतलब इन साहब का कहना है कि K4FeCN6 में कुछ बेसिक्स हैं वो जान लो आप, फिर मैं इसके डिटेल्ड डिस्कशन पर आता हूं। इन साहब का ये कहना है, आप ध्यान से बस इसको सुनते रहें, आई कैन गारंटी कि आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले पूरी थ्योरी को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ओके, और डिटेल में जरा जेईई एडवांस लेवल पे इनका कहना है कि इस कैटायन और इस एनायन के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ही, मतलब आयनिक बॉन्ड है। लिगैंड और सेंट्रल एटम के बीच भी आयनिक बॉन्ड है। मतलब उनका कहना है कि सेंट्रल एटम और लिगैंड पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इवन कहते हैं कि अगर वो न्यूट्रल है तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूट्रल है तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव तो होगा ही, क्योंकि वो एक डाइपोल तो है ही, पोलर स्पीसी है। क्लियर? तो एक तो ये इनका कहना है, बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाते हैं डिटेल में। एक बेसिक बात कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में भी आयनिक है, लिगैंड और सेंट्रल एटम में भी आयनिक है, ये इनका कहना है। वही उन्होंने लिखा है कि लिगैंड और मेटल आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल दे आर डाइपोल्स।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि मैं स्प्लिटिंग ऑफ लिगेंड की बात करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक बात ये जरा समझ लो। पहले डी ऑर्बिटल का आप जरा ये देख लो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में ये सब आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा, बट फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। हमारे 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ये जानते हो, बराबर एनर्जी के होते हैं, ये भी जानते हो। इनमें से एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ध्यान रखिए डी जेड स्क्वायर जो है वो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम होता है बेसिकली। तो डी जेड स्क्वायर लिखें या इनका सम लिखें, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो ये 5 डी ऑर्बिटल हैं। इन 5 डी ऑर्बिटल में से जो पहले 3 हैं वो नॉन एक्सियल है। नॉन एक्सियल का मतलब उनके जो लोब है वो एक्सिस के अलोंग नहीं, और ये वाले जो 2 हैं वो तुम्हारे एक्सियल हैं, और ये वाले जो 3 थे वो कैसे हैं, नॉन एक्सियल। एक्सियल वालों को हम ईजी सेट और इनको T2G, ईजी, ई और सबस्क्रिप्ट जी, ठीक है। ईजी का मतलब भी मैं आज आपको बताऊंगा, वैसे एक्साइटेड लेवल कहते हैं, और T2G का मतलब है ट्रिपली डिजेनरेटेड, ये भी आज मीनिंग आ जाएगा आगे के भी डिस्कशन में। इन T2G में सभी में 4 लोब हैं, 4 लोब्स ईच, और एक्सिस के बीच में है। जैसे DXY है ना, तो उसके 4 लोब हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इसके 4 लोब इस तरह से हैं बिटवीन द एक्सिस। ऐसे ही DYZ के 4 लोब YZ एक्सिस के बीच, DXZ के 4 लोब XZ एक्सिस के बीच। इसका डिटेल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया जा चुका है। और DX स्क्वायर Y स्क्वायर में भी 4 लोब हैं, बस अंतर है कि अगर यहां X और Y एक्सिस हैं ये, तो इसके जो 4 लोब हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। DZ स्क्वायर में 2 ही लोब होते हैं, दिस इज DZ स्क्वायर, ओके। DZ स्क्वायर में 2 ही लोब होते हैं, अगर ये Z एक्सिस है तो बस 2 लोब अलोंग द Z एक्सिस। कहने का मतलब 4 लोब सभी में है। इन तीनों के 4 लोब बिटवीन द एक्सिस, इसके 4 लोब अलोंग द एक्सिस और इसके 2 लोब आपके अलोंग द एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये आपके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। अब आप जरा सुनिएगा जो बात चल रही थी हमारी। देखिए होता क्या है जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लिगैंड के प्रेजेंस में, जो अभी बात चल रही थी हमारी कि लिगैंड के प्रेजेंस में कई बार हमको ये डिसाइड करना पड़ जाता है कि वहां पर आपका जो ऑर्बिटल्स का नेचर है वो कैसा होगा। ध्यान दो, जैसे अभी मेरी बात हुई है कि एक तो, ध्यान से सुनिएगा, एक तो n-1 डी ऑर्बिटल है, इसके बाद तुम्हारे पास ns ऑर्बिटल है, फिर इसके बाद तुम्हारे पास np ऑर्बिटल है, और ये सारे वैकेंट है, फिर nd है, समझिएगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी प्रेजेंट केस में शायद 6 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 था जो मैंने हटा दिया था कि भाई उसका प्राइमरी वैलेंसी के बराबर जो है निकल गया। अब मैंने कहा था लिगैंड आएगा, और लिगैंड जब इसके चारों तरफ इकट्ठा होगा, मतलब ऐसे समझो कि इसके चारों तरफ लिगैंड आ रहा है और वो ढूंढ रहा है कि यार मैं कहां बैठूं। समझो, लिगैंड आ रहा है और वो ढूंढ रहा है कि साहब मेरे लिए कहां जगह है, बताइए मैं कहां बैठूं। तो एक तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारा लिगैंड वीक है तो जहां से डब्बे खाली हैं वहां से वो बैठ जाए, और दूसरा मैंने कहा कि तुम्हारे जो लिगैंड आए ये 5 डी ऑर्बिटल्स को डिस्टर्ब करें। डिस्टर्ब करने का मतलब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है उसको चेंज करें, अपने लिए कुछ डब्बे खाली करें और वहां से बैठना शुरू करें। अब अगर मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक ही ज्योमेट्री है जो आप लोग जानते हैं, और वो ज्योमेट्री है तुम्हारी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसको कि आप स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल चुके हैं, जब आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक सिखाया था तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह का कुछ ज्योमेट्री होता है। इसमें आपके 4 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं। ये स्क्वायर प्लेन हो गया, ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये आपका स्क्वायर प्लेन हो गया। इस स्क्वायर प्लेन के एक बॉन्ड ऊपर है परपेंडिकुलर और एक नीचे है, तो ये हो गया स्क्वायर,
और एक पिरामिडल शेप ऊपर से आ जाएगा। अगर इसको इन चारों से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर, एक स्क्वायर पिरामिड नीचे, तो इसको आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। मान लेते हैं ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। जरा समझने की कोशिश करिए कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मान लेते हैं कि वहां पर हमारे पास ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा तुम्हारा जो लिगैंड आएगा, जरा समझने की कोशिश करना कि मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप है, ओके, एक्स वाई प्लेन या कोई भी प्लेन ले सकते हो। मैंने मान लिया कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक एक्स वाई प्लेन हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे। मान लेते हैं ये वाला एक्सिस हमारा जो है, लेट्स से ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस है। मेरी बात समझिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, तो आप जानते हो कि इसके बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री है। दो प्रकार के बॉन्ड एंगल आपको यहां मिलने वाले हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो ये चारों एक दूसरे से 90 पर है। इनफैक्ट ये इन चारों से 90 पर है, लेकिन ये दोनों कितने पे है? 180, 180, 180। तो इस ज्योमेट्री में दो ही प्रकार का एंगल है, 90 और 180। मेरी बात ध्यान देना। जबकि अगर आप किसी और ज्योमेट्री की बात करें, लेट्स से अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर लें, या लेट्स से आप वहां पर कोई भी और ज्योमेट्री ले लें, जैसे ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ले लें, तो इसमें सारे एंगल 90 और 180 नहीं है। ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल इसमें 120 भी आ रहा है, या टेट्राहेड्रल में आपको याद होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है। मैं एक्चुअली इस बॉन्ड एंगल की मदद से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल 90 और 180 है, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम आएगा वो हमेशा अलोंग द एक्सिस आएगा। समझने की कोशिश करो। जैसे एक सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम आ रहे हैं, वो सराउंडिंग एटम जब तक अलोंग द एक्सिस नहीं आएंगे तब तक आपका एंगल 90 और 180 कैसे आएगा? इस बात को जरा सोचिए ध्यान से दिमाग में। जैसे अगर आपका जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम समझ रहे हो ना, जैसे मान लो लिगेंड जो है, वो लिगेंड क्या है? सराउंडिंग एटम है, और आयरन क्या है? वहां सेंट्रल एटम है। तो अगर लिगेंड आयरन के पास आता है और अलोंग द एक्सिस आता है, जैसे मान लो एक लिगेंड आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग, यहां से दूसरा इस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो दो आ गए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक प्लस एक्सिस प्लस के अलोंग, एक माइनस एक अलोंग, ऐसे दो आ गए वाई के अलोंग और दो आ गए जेड के अलोंग, तभी तो वहां पर एंगल 90 और 180 आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी तुम्हारा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, अब टेट्राहेड्रल पर डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो डिस्कशन चल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो मैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूं कि हमारा जो लिगेंड होगा वो हमेशा अलोंग द एक्सिस आएगा। समझने की कोशिश करो। आपके जो 5 डी ऑर्बिटल हैं उन पर कैसा इफेक्ट लाएगा ये? मान लेते हैं जब हमारा लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, उस समय ये पांचों डी ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के हैं। इनमें से 3 तुम्हारे T2G लेवल हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं, और 2 जो हैं EG लेवल हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं। dx² y² dz², इनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं, और T2G dxy dyz dxz, इनके लोब बिटवीन द एक्सिस हैं। जरा समझने की कोशिश करो। आपका सेंट्रल एटम जिसके कि ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, T2G और EG, लिगेंड इसके चारों तरफ अप्रोच करेगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाएगा। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट चार्जेस हैं, अभी बातचीत हुई है, इसलिए उसको हम लिगेंड फील्ड भी कहते हैं। सेंट्रल एटम के चारों तरफ जब लिगेंड इकट्ठा होगा तो उसको हम इसीलिए लिगेंड फील्ड कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझो, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं कि मान लो यहां पर तुम्हारा सेंट्रल एटम आयरन +2 है, तो 2 लिगेंड आ गए अलोंग द एक्स एक्सिस, 2 लिगेंड आ गए अलोंग द वाई एक्सिस, और 2 लिगेंड आ गए अलोंग द जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप होगा प्लस और माइनस के बीच, मींस लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिगेंड फील्ड कहते हैं। अब ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहां पर, जिनको कि ये डोनेट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स और सेंट्रल एटम के ऑलरेडी जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कौन से डी ऑर्बिटल में? n-1 डी ऑर्बिटल में। उसी पर तो सारी बातचीत चल रही है, भूल मत जाइएगा।
डिस्कशन ये चल रहा है कि जब लिगैंड ट्रेन पर चढ़ेगा, पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ेगा, तो जो पहले से भरे हुए डब्बे हैं, मतलब n-1d जो है, उन ऑर्बिटल्स को किस प्रकार से चेंज करेगा, उसकी फिलिंग कैसे बदलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब लिगैंड यहां अप्रोच करेगा तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में रिपल्शन होगा। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी हैं और इन लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन सबको मिलेगा, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, ध्यान देना, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, और रिपल्शन बराबर बराबर सबको नहीं मिलेगा। लिगैंड आता है अलोंग द एक्सिस, लिगैंड आता है अलोंग द एक्सिस, तो रिपल्शन भी उन ऑर्बिटल को ज्यादा मिलेगा जो अलोंग द एक्सिस हैं। तुम्हारे लिगैंड कहां आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं एक्स और वाई के लॉन्ग, तो ये ज्यादा रिपेल करेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के चारों लोब अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस हैं, और 2 आ रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस, तो वो ज्यादा रिपेल किसको करेंगे, डी जेड स्क्वायर को, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के 2 लोब कहां हैं, अलोंग जेड एक्सिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड को रिपेल नहीं करेंगे, उनको भी रिपेल करेंगे, लेकिन चूंकि वो अलोंग द एक्सिस नहीं है और लिगैंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो रिपल्शन उनको ज्यादा मिलेगा जो अलोंग द एक्सिस है। तो समझिए, जब लिगैंड आएगा, ये स्थिति कब है, इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स, इन एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स। लेकिन जब लिगैंड आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, तो क्या होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो सबका बढ़ेगा, लेकिन सबका बराबर नहीं बढ़ेगा, शायद 2 का ज्यादा बढ़ेगा और 3 का कम बढ़ेगा। सोच के बताओ किन 2 का ज्यादा बढ़ेगा, अभी तो समझाया मैंने आपको। रिपल्शन सबको मिलेगा, किन को ज्यादा मिलेगा, ईजी सेट को, एक्सियल। इसलिए एनर्जी में इंक्रीमेंट किसको ज्यादा मिलेगा, ईजी सेट को। तो ईजी सेट की एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगी रिलेटिवली, ईजी सेट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी और T2G सेट की एनर्जी थोड़ी कम होगी। एक प्रकार से इनकी एनर्जी का जो डीजेनरेसी था, मतलब जो पहले सारे 5 बराबर एनर्जी के थे, वो अब बराबर एनर्जी के नहीं रह गए, और इसी स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इसी स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, उसके बाद वापस लौटूंगा जो डिस्कशन चल रहा था CFT पर। इमेजिन करिए कि एक सेंट्रल एटम है, उसके चारों तरफ लिगैंड आए, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल में, इनर डी में, ध्यान रखना n-1d, जो अंदर वाला आधा अधूरा भरा हुआ डी है, उन इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा। तो ये अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लिगैंड आता है ऑक्टाहेड्रल शेप में अलोंग द एक्सिस, तो उनकी ज्यादा बढ़ेगी जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस हैं, और अलोंग द एक्सिस है तुम्हारा ईजी सेट, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो वो 2 जो है वो थोड़ा हायर लेवल पर चले जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हायर लेवल पर चले जाएंगे, और बढ़ेगा इनका भी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड भी, लेकिन इनका रिलेटिवली कम बढ़ेगा। तो इन 5 डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मतलब बराबर बराबर ऊर्जा वाले जो हैं, इन 5 डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी का ब्रेक होना इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड फील्ड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो यू कैन से दैट इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड्स an electric field is developed in surrounding of central atom, due to which the degeneracy of 5 d orbitals of, in fact, 5 inner d orbitals of central atom is destroyed, and this splitting is known as crystal field splitting. In this case, the energy of each set of orbitals increases more than the energy of T2G set of orbitals, because the ligands are approaching along the axis. So the repulsion experienced by EG set of orbitals whose lobes are also along the axis is more than the repulsion experienced by these T2G set of orbitals, because their lobes are between the axes. So this type of splitting या splitting of degeneracy of d orbitals is known as crystal field splitting.
अब ये स्प्लिटिंग कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, मतलब इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है जिसको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से लिखते हैं, डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल से लिखा जाता है। ये स्प्लिटिंग कम होगी कि ज्यादा होगी कि कितना होगी, ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो पैसेंजर है, लिगेंड है, कितना बलशाली है, कितना ताकतवर है, ट्रेन में पैर रखते ही ट्रेन कितना हिलने लगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लिटिंग कि तुम्हारे लिगेंड कैसे। मैं वापस आना चाहूंगा हमारे डिस्कशन पर जो हमारा चल रहा था, तो उसको जरा देखते हैं, ठीक है। ऑफर लौटते हैं यहां पर, देखिएगा ये चल रहा था हमारा डिस्कशन। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कह रहा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमसे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रहा था कि इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड ऑल द 5 इनर डी ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, मतलब बराबर एनर्जी के होते हैं, मींस दे हैव इक्वल एनर्जी, बट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड डीजेनरेसी इज लिफ्टेड, नेम्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और लिगेंड आते ही वो ब्रेक हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलते हैं आगे, ये तो हमने बात कर ही ली थी। यहां पर देखिए, लिगेंड्स विल अप्रोच एक्सियली, सो मोर रिपल्शन टू Eg एंड लेस रिपल्शन टू T2G, बॉन्ड एंगल्स आर 90 एंड 180 डिग्री, जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि चूंकि ऑक्टाहेड्रल शेप में, देखिए ये डिस्कशन चल रहा है CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो अभी मैंने क्या कहा है कि वहां पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चूंकि 90 और 180 डिग्री है, तो हमारे जो लिगेंड आएंगे वो अलोंग द एक्सिस आएंगे। देखिए यहां पर ये जो अभी मैं आपको समझा रहा था, ध्यान दीजिए, जैसे ये तुम्हारे 5 डी ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये 5 डी ऑर्बिटल जो बराबर एनर्जी के हैं, ठीक। लेकिन जैसे लिगेंड आया, वो पांचों डी ऑर्बिटल यहां पर बराबर एनर्जी के न रह के Eg लेवल में 2 चले गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और ये T2G लेवल है, T2G का मतलब ट्रिपली डी जनरेटेड, यहां 3 ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के, और वो एक्साइटेड लेवल, यही मतलब है Eg और T2G का। Eg मतलब उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड लेवल, और T2G मतलब लोअर लेवल है, ट्रिपली डी जनरेटेड। अच्छा, कई बार माइंड में आता है कि ये बारी सेंटर क्या है, जरा देखिए टर्म यहां लिखा है बारी सेंटर, तो ये बारी सेंटर क्या है, बड़ी सिंपल सी यार बात है। देखो तुम्हारे 5 डी ऑर्बिटल में से 2 डी ऑर्बिटल ऊपर चले गए हैं, 3 डी ऑर्बिटल मान लो नीचे हैं, बढ़ोतरी सबका हुआ है, बढ़ा उनका भी है, बढ़ा इनका भी है। तो मान लेते हैं जो ओरिजिनल हमारा लेवल था, यहां पर जो हमारा ओरिजिनल लेवल था, एक मिनट, हां मैं इसको जो है यहां पर लिख देता हूं, एक बार फिर से जरा देखिएगा। मान लेते हैं ओरिजिनल लेवल ये था 1 2 3 4 5, फिर बढ़ने के बाद 2 यहां आ गए और 3 यहां है, बढ़ोतरी सब में हुई है। मैं 2 तरह से समझा देता हूं, आप लोग जैसे भी समझना चाहें। मान लेते हैं इन सबका एनर्जी जो है शुरुआत में लेट्स से 50 लेवल था, मतलब 50 जूल या 50 किलो जूल, जो भी मान लें आप, 50 यूनिट इनका एनर्जी था। इनका बढ़ के मान लो 70 हो गया और इनका बढ़ के मान लो 80 हो गया, तो इनका एक एवरेज भी होगा, एवरेज बढ़ोतरी कितनी हुई, उस एवरेज लेवल को हम बारी सेंटर कहते हैं। मतलब T2G का भी लेवल बढ़ा, Eg का भी बढ़ा, लेकिन जो औसत है इंक्रीमेंट, उस औसत या एवरेज लेवल को बारी सेंटर कहते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लो ये 50 है, ओके, इनका बढ़ के 70 हुआ, तो इन तीनों का कितना बढ़ा, 20 20 20, और उनका 80 हो गया, तो इनका कितना बढ़ा, 30 30। जरा समझने की कोशिश करना, अगर ये 50 है और ये 70 हुआ, तो तीनों में 20 20 20 इंक्रीमेंट हुआ, और अगर वो 80 है तो 30 30 इंक्रीमेंट हुआ। तो बताओ पांचों में कितना इंक्रीमेंट हुआ, जोड़ के बताओ जरा फटाफट आप लोग। उनमें 30 30 तो 60 का इंक्रीमेंट हुआ, और इनमें 20 20 20 तो ये भी 60 का इंक्रीमेंट हुआ। कुल कितने ऑर्बिटल थे, 5, तो एवरेज इंक्रीमेंट कितने का है, 24 का। मतलब अगर इनका 20 हुआ है, इनका 30 हुआ है, तो औसत 24 है, तो ये कौन सा लेवल है, 74। अब तुम खुद ही समझो, ये 74 बारी सेंटर है, और इस बारी सेंटर से ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है। कितना ऊपर कितना नीचे है, तो देखो ये वाला डिफरेंस टोटल कितना है, 10। 10 में से कितना ऊपर है, 10 में से ऊपर है 6 और नीचे है 4। इसका मतलब ऊपर जो है
ऊपर जो हिस्सा है वो 3/5 है और नीचे का हिस्सा 2/5 है। उसी को यहां लिखा गया है, देखो कि अगर ये टोटल गैप जो है इसको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कह लें तो ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का 3/5 टाइम्स ऊपर है, जिसको तुम प्लस 0.6 डेल्टा नॉट भी कह सकते हो, और नीचे जो है वो 2/5 डेल्टा नॉट है, जिसको -0.4 डेल्टा नॉट लिखते हैं। माइनस इसलिए लिख देते हैं कि वो आपके एवरेज लेवल से लोअर लेवल पर है और वो एवरेज लेवल से हायर लेवल पर है। तो एक तरीका ये कैलकुलेशन का है कि ये 50 था भाई, ये 70 है और ये 80 है, तो इनमें 20-20-20 60 का इंक्रीमेंट, उनमें 30-30-60 टोटल 120 का बटे 5, तो औसत 24, मतलब औसतन 24 का इंक्रीमेंट हुआ, तो औसत लेवल 50 से 24 ऊपर आएगा 74 पे, 74 से वो 80 6 ऊपर है और ये 4 नीचे है, तो डिफरेंस दोनों में 10 का है, 10 में से 6 ऊपर 4 नीचे, तो 3/5 ऊपर 2/5 नीचे, या 0.6 ऊपर 0.4 नीचे, तो वही कहते हैं प्लस 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर है, -0.4 डेल्टा नॉट नीचे है। अगर ये समझ आया तो ठीक है, और नहीं समझ आया तो मैं तुमको एक और तरीका बता देता हूं। इस चीज को समझने का ना एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो वो फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉलो क्या करना, आपको रिजल्ट बस ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आपको याद रखना है, समझ रहे हो ना, बस आप इसको फॉलो कर सकते हैं सिंपली, जो रिजल्ट आता है। मतलब दूसरा तरीका इसको करने का ये हो सकता है कि मान लो ये 5d ऑर्बिटल है और ये बराबर एनर्जी के हैं, ओके। स्प्लिटिंग के बाद तुम्हारे 2 ऑर्बिटल ऊपर चले आए, 3 ऑर्बिटल नीचे आ गए, इन दोनों के बीच का गैप है डेल्टा नॉट, समझो बात को। मान लेते हैं ये बारी सेंटर है, बारी सेंटर से ऊपर x है, नीचे y है, तो पहली बात तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा नॉट। पहली बात तो ये है कि x और y का जो मॉड है वो डेल्टा नॉट के बराबर होना चाहिए, दोनों का सम, ठीक है, डेल्टा नॉट के बराबर। मॉड इसलिए लिया है क्योंकि x पॉजिटिव होगा, y के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा, और अगर ये एवरेज लेवल है तो 2 टाइम्स मॉड x मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड y। अगर एवरेज लेवल है तो इसके ऊपर का हो गया इन दोनों का x और इसके नीचे हो गया इन तीनों का y, तो 2 टाइम्स x मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स y। इसको सॉल्व कर डालिए तो भी आ जाएगा, x बराबर 0.6 डेल्टा नॉट मॉड x, और मॉड y आ जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा नॉट, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि साहब जब लिगेंड आ जाएगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग होने के बाद ये जो बारी सेंटर है एवरेज, इसके ऊपर जो है ये प्लस 0.6 टाइम्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और नीचे जो है वो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इस बात को बस आप याद ध्यान रखिए, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, ओके। और अब इसको समझाने के लिए मैं एक दो चीजें और ले रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे जब एक बार लिगेंड आ गया और ये स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, उम्मीद है कि ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाइब्रिडेशन पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, हाइब्रिडेशन से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उन चीजों को हम समझेंगे आज बेसिक्स को इस क्लास में। अगले वीडियो में मैं हाइब्रिडेशन पे पहुंचूंगा, क्योंकि देखिए जब जेईई एडवांस लेवल पर आप जाते हो तो बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन बनता है, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ सारा तो वो हायर लेवल का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सिंपल लेवल का क्वेश्चन तो आप इतना सारा डिटेल नहीं जानोगे तो भी हो जाएगा, बट एडवांस का क्वेश्चन जानने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए। जरा सुनेगा ध्यान से। तो डिस्कशन ये हो गया है अभी तक कि लिगेंड्स के आने के बाद 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे, ओके। इनमें से जो ऊपर के ऑर्बिटल हैं वो Eg और नीचे के जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे T2G। ये आपका इसके बीच में एवरेज एनर्जी सेंटर, जिसको बारी सेंटर हमने कहा, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एवरेज लेवल से 0.6 टाइम्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ऊपर है, और नीचे वाला -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ये नीचे है। ध्यान रखिएगा ये वही 5d ऑर्बिटल हैं जिनके बारे में हमारी अभी चर्चा चल रही थी
कि अंदर वाले 5 d ऑर्बिटल, इसके बाद ये 4s, इसके बाद 4p, उसके बाद 4d और ये हमारा 3d। तो ये जो स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इसके लिए। तो मैं याद होगा कि हमारी बात हो रही थी कि हमको ये जानना है कि यहां का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलेगा। तो देखिए, जब वहां पर कोई लिगेंड नहीं होता है और ये पांचों ऑर्बिटल बराबर एनर्जी के होते हैं, तो उस कंडीशन में आप बाउस रूल, हुंड्स रूल और पाउलिस प्रिंसिपल फॉलो करते हुए पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, फिर 6, 7, 8, 9 और 10 आप ऐसे फिलिंग करते हो जब वहां पर लिगेंड नहीं होता है और ये स्प्लिटिंग नहीं होती है। लेकिन अब हो गई है स्प्लिटिंग। अब जब स्प्लिटिंग हो गई है तो किस प्रकार का डिफरेंस आएगा, मुझे आपको यह समझाना है। यहां पर इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यह ध्यान दो कि नो डाउट आपका जो फिलिंग है वो अबाउस रूल को फॉलो करते हुए पहला इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा। अब पॉइंट आता है चौथा कहां जाएगा। आप कहोगे यार ऑब्वियस सी बात है कि चौथा लोअर एनर्जी पर लेवल पर जाएगा, क्योंकि अबाउस नियम ही ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी शेल्स फिलअप होंगे फिर हम हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे। मेरी बात ध्यान देना अच्छी तरह से, अब ये समझ आना चाहिए हमको। तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे। अबाउस रूल से चौथा कहां, आइडियली नीचे जाना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात है, देखिए अबाउ का रूल इसी बात पर बेस्ड है कि जो स्टेबिलिटी सिस्टम की है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कहने का मतलब एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यही कॉन्सेप्ट है अबाउ का कि साहब जितना कम एनर्जी रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। इसीलिए अबाउ साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर लेवल पर पहले जाएगा, लोअर एनर्जी शेल में, फिर हाई एनर्जी शेल पे जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा यहां गया। अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहां लाता हूं तो आप कहेंगे ऑब्वियसली चौथा नीचे आना चाहिए क्योंकि उससे एनर्जी कम होगी। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है कि यहां पर एक पेयरिंग एनर्जी आएगी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन। जब चौथे इलेक्ट्रॉन को तुम पहले इलेक्ट्रॉन के साथ रखोगे, जब चौथे को तुम पहले के साथ रखोगे तो उनमें रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी। तो दो चीजें एक साथ होंगी, ध्यान से ध्यान सुनिएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो अच्छी बात है, नीचे जाएगा एनर्जी कम रहेगी, लेकिन पेयरिंग के कारण बढ़ेगी भी। तो आप कह सकते हो फिर तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाएगा तो भी एनर्जी बढ़ेगी। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि एनर्जी कम कहां पर है, एनर्जी कम कहां है। तो समझिए, जब तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, मैंने कहा था दो तरह के लिगेंड होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जब तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में ये जो एनर्जी का गैप है वो ज्यादा होगा। भाई स्ट्रांग लिगेंड का मतलब ये कि उसने ज्यादा फील्ड डेवलप की, ज्यादा रिपल्शन कराया, तो एनर्जी का गैप ज्यादा डेवलप हुआ। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो कि यहां भी देखो लिखा हुआ है, उसमें जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी। इसका मतलब समझो, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कम होगी। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा जरा। इसका मतलब यह है कि जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा, सॉरी स्ट्रांग लिगेंड में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो नीचे चौथा जाने से पेयरिंग एनर्जी से एनर्जी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि ऊपर जाने से बढ़ेगी। क्योंकि जो छत है, ऐसे कह लो ना यार कि स्ट्रांग लिगेंड है तो छत बहुत ऊपर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वहां जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका लॉजिक ये है कि जब स्ट्रांग लिगेंड होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ऊपर जाने से एनर्जी इंक्रीमेंट ज्यादा होगा और पेयरिंग एनर्जी नीचे रहने से उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसलिए स्टेबलाइजेशन नीचे रहने से ज्यादा होगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा नीचे जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। ओके, देखिएगा, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा नीचे, सातवां ऊपर, आठवां ऊपर, नौवां ऊपर और 10वां ऊपर। कब ये स्थिति कब आएगी? जब तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हारा स्ट्रांग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा भी नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा एनर्जी में, और नीचे रहने से पेयरिंग एनर्जी उतनी नहीं आएगी।
तो फिर चौथा, पांचवा, छठा नीचे। जब ये भर गया तो 7, 8, 9, 10। और वहीं अगर आप समझ ही गए हैं अब, तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए अगर हम लोग फटाफट बात कर लें तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, यहां भी वही स्थिति, 2 डब्बे ऊपर 3 डब्बे नीचे। लेकिन वीक लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब वीक लिगेंड में ये डिफरेंस कम होगा। तो क्या होगा जब पहला इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, तीसरा नीचे जाएगा, और बात आएगी चौथा कहां जाएगा, तो चौथा नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप कम है। गैप कम होने से ऊपर आसानी से जाएगा, ऊपर जाने से एनर्जी इंक्रीमेंट उतना नहीं होगा जितना कि पेयरिंग से होगा। तो इस बार पेयरिंग जो है वो ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, इसलिए पेयरिंग ना करा के चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर। और अब इसलिए जब एक एक भर गया तो 6 नीचे, 7 नीचे, 8 नीचे, 9 ऊपर और 10 ऊपर। इस बात को ना अच्छी तरह से समझ लो, मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्ट्रांग लिगेंड में चौथा नीचे और वीक लिगेंड में चौथा ऊपर। आप ध्यान दो तो स्ट्रांग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्रकार से देखा जाए तो वीक लिगेंड में एग्जैक्टली वैसे ही फिलिंग हो गई है जो स्प्लिटिंग के पहले थी। भाई स्प्लिटिंग के पहले भी तुम देखो तो वीक लिगेंड में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि वीक लिगेंड का मतलब तुम्हारा पैसेंजर मजबूत नहीं है, तो वो ट्रेन में जब चढ़ेगा तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं ऑर्बिटल्स में उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहां से जगह खाली मिलेगी वहां से बैठेगा। मतलब अंदर का कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गया, काफी इनफैक्ट डिटेल हो गया। और अब अगर एक बार मैं फाइनली समराइज कर दूं तो देखिए यहां पर ये है कि अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो चौथे की पेयरिंग करना, और वीक है तो चौथे की पेयरिंग नहीं करना। रही बात पहला इलेक्ट्रॉन, वो नीचे ही जाएगा दोनों जगह, दूसरा नीचे ही जाएगा दोनों जगह, तीसरा नीचे ही जाएगा दोनों जगह, चौथा यहां नीचे जाएगा स्ट्रांग में, पांचवा छठा नीचे जाएगा और फिर उसके बाद वाले ऊपर, और इसमें चौथा और पांचवा ऊपर जाएगा और फिर पेयरिंग शुरू होगी। इस बात को अगर ध्यान दें तो यहां पर देखिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे D0 अरेंजमेंट है, तो अगर D0 अरेंजमेंट है, मान लो आपके पास, समझेगा, जैसे मान लो आपका जो D सबशेल अंदर है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है यार कि T2G में भी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में भी 0 होंगे, और इधर भी T2G में 0 इलेक्ट्रॉन और EG में 0, समझेगा। ये एक प्रकार से T2G और EG का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन T2G में, कितने EG में। तो जब D सबशेल जो है, अंदर वाला D सबशेल, ये वाला D सबशेल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो दोनों जगह 0। लेकिन वहीं पर मान लो तुम्हारा अरेंजमेंट D1 है, तो स्ट्रांग के केस में, अच्छा स्ट्रांग के केस में T2G 1 और EG 0 होगा। भाई पहला इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, उसके बाद है ही नहीं, और वीक में भी पहला इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा और एक ही है ही। लेकिन यहीं पे सोचो, अगर मैं D4 अरेंजमेंट की बात कर लूं, ध्यान देना, तो स्ट्रांग लिगेंड के केस में 1 2 3 4 और ऊपर नहीं जाएगा कोई भी, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G4 और EG 0। और अगर मैं वीक लिगेंड की बात करूं तो 1 2 3 चौथा ऊपर जाएगा, तो नीचे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1। आपके माइंड में जाएगा कि यार इसको करने से क्या होगा, मतलब क्या फायदा होगा। तो डोंट वरी, अभी आगे जब बढ़ेंगे तो इसी की मदद से हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की। इसलिए अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूं कि मैं हाइब्रिडाइजेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, वो सारे आंसर हम इससे दे सकेंगे। पहले बस ये देख लेते हैं कि D के अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने T2G में और कितने EG में। तो मैं चाहूंगा कि इस टेबल को आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके, नोट करके, और फटाफट जो है ना इस टेबल को कंप्लीट करो अप टू D10। चलिए 2 मिनट लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, और फिलअप करके सोच लीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और कितना इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। इससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि लिगेंड आने के बाद हमारे D सबशेल का अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। वीडियो पॉज करो, 2 से 3 मिनट लो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ओके,
अगर मैं बात करूं D2 में, तो D2 में अगर आप देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो T2G में आएगा 2 और EG में आएंगे 0। भाई जब 2 ही हैं तो वो तो नीचे ही रहेंगे, चाहे तुम्हारा लिगेंड वीक हो और चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो। फिर इसके बाद D3 में भी मुझे लगता है लिगेंड कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही जाएगा, EG में 0, और यहां भी शायद T2G में 3 और EG में 0। आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। D5 की अगर मैं बात करूं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रांग में पेयरिंग होती है ना, तो स्ट्रांग में 1 2 3 4 और 5 सारे नीचे, तो मैं कह सकता हूं कि T2G में 5 और EG में 0, और यहां पर देखेंगे अगर वीक में तो T2G 3 और EG 2। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 नीचे जाएगा, 4 और 5 ऊपर जाएगा। तो आपने लिख लिया होगा, अब अपना आंसर चेक कर लो सर। ठीक है, D6 में है T2G 6 EG 0 स्ट्रांग में, और वीक में है T2G 4 और EG 2। इसके बाद D7 में जो है वो यहां पर है स्ट्रांग में T2G 6 और EG 1, और यहां पर है T2G 5 और EG 2। फिर D8 स्ट्रांग में है T2G 6 और EG 2, और आप चेक करो वीक में भी यही है। D9 T2G 6 और EG 3 और वीक में भी यही है, आप चेक कर सकते हो, और यहां पर T2G 6 और EG 4 और वीक में भी यही है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो D0 से लेकर D3 तक अगर आपका लिगेंड जो है वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, अरेंजमेंट सेम है। आप चेक कर लो, D0 D1 D2 D3, और हो भी क्यों ना यार, होना ही चाहिए। जो भी कुछ बदलाव आएगा वो चौथे इलेक्ट्रॉन से आएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगा कि लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। इसलिए हमारा रिजल्ट ये कहता है कि D0 से लेकर D3 तक, D0 में, D1 में, D2 में और D3 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड तुम्हारा स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, D0 से लेकर D3 तक कोई इफेक्ट नहीं। और सिमिलरली अगर आप देखें तो D8 में, D9 में और D10 में भी नो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, कोई इफेक्ट नहीं। अगर कुछ अंतर है तो D4 में, D5 में, D6 में और D7 में, यहां पर आपके नेचर का इफेक्ट आएगा कि लिगेंड स्ट्रांग है कि लिगेंड वीक है। मतलब D0 से D3 तक लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इनर रेडी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D8 D9 D10 के भी इनर कॉन्फ़िगरेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लिगेंड कुछ भी हो, लेकिन D4 D5 D6 और D7 यहां डिफरेंस आएगा। और इस बातचीत को और क्लियर कर, देखिए ये रिजल्ट जो मैंने वहां लिखा था ये यहां पर ऑलरेडी नोट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट करके यहां पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको ना वेट करके, मतलब इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि D0 D1 D2 D3 नो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, D8 D9 D10 नो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, D4 से D7 लिगेंड चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन इन इनर डी सबशेल, D4 से D7 तक बदलाव आएगा। अब आप लोगों को एक और चीज समझा देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में ही जाना है ऑब्वियसली, लेकिन यहां एक और चीज समझा देता हूं। कई बार हमसे वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले इस बात का मतलब समझो कि ये स्पिन का क्या मतलब है। तुम लोगों को याद होगा कि हुंस रूल के हिसाब से जब यहां इलेक्ट्रॉन तुम भरते हो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, अगर भर गया तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2। जहां जहां भी पेयरिंग हो जाएगी जिस जिस डब्बे में, जैसे यहां पर, तो यहां की टोटल स्पिन 0, इस डब्बे की टोटल स्पिन 0। स्पिन का मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्पिन कैंसिल कर देंगे। तो जिन भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी वहां की स्पिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अनपेयर्ड बचेंगे उनकी स्पिन बचेगी। और वो कैसे निकालेंगे यार, सिंपल से बात है। हुंड साहब ने क्या समझाया हमको, हुंड साहब ने कहा कि साहब जो है, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे उनकी स्पिन पैरेलल होगी,
मतलब अगर एक +1/2 है तो सारे अनपेयर्ड की +1/2, एक अगर -1/2 है तो सारे अनपेयर्ड की -1/2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारी जो स्पिन है वो 1/2 टाइम्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन पैरेलल मतलब सेम होगी और सबका 1/2 1/2 1/2 जुड़ जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का अगर हम इस्तेमाल करें स्पिन कैलकुलेशन में, ये देखिए यहां पर लिखा भी है कि HS का मतलब है साहब वहां पर हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, UPE मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोअर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और निकालोगे टोटल स्पिन कैसे, हाफ ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी, जो मैंने क्या समझाया अभी यहां पर पीछे, अभी क्या समझाया है कि जहां जहां पेयरिंग हो जाएगी उनको तो छोड़ ही दो, उनकी स्पिन खत्म। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं सबकी 1/2 1/2 जोड़ो तो टोटल स्पिन S बराबर 1/2 टाइम्स अनपेयर्ड। और जहां अनपेयर्ड ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे उस कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ओके, तो यहां पर वापस आते हैं जो डिस्कशन चल रहा है। देखो यहां पर जैसे कैसे गेस किया जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले दोबारा दिमाग में बिठाओ, हाई स्पिन मतलब ज्यादा अनपेयर्ड, हाई स्पिन मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और लो स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, देखो जरा क्या बात हुई है कि अगर हमारा लिगेंड स्ट्रांग होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे, और अगर वीक होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो मान लेते हैं ये स्ट्रांग फील्ड अरेंजमेंट, और यहां पर मान लेते हैं ये वीक फील्ड। ओके, ये मान लेते हैं हमारे पास अरेंजमेंट है स्ट्रांग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए। और अब देखिए हाई स्पिन लो स्पिन कैसे निकालते हैं। जैसे D0 है, या D0 बाद में लेंगे, पहले कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो D4 है। अब सोचो अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग होता तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आते, 1 2 3 एंड 4 ऐसे आते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचते, 2। तो D4 में स्ट्रांग के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अगर मैं वीक की बात करूं, ये 2 सेक्शन है यहां पर, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए, एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए, जिसमें हमें बताना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। तो हम पहले उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में 2 अनपेयर्ड, और वीक में अगर भरा जाए तो 1 2 3 और 4, और ये चारों अनपेयर्ड आएंगे। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर D4 सबशेल रखता है, मतलब उसके अंदर वाले D सबशेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले D सबशेल में अगर कितने हैं, 3 नहीं सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो स्ट्रांग लिगेंड के केस में अनपेयर्ड 2 होंगे और वीक लिगेंड के केस में अनपेयर्ड 4 होंगे। और एक सिंपल से बात है यार कि जब 2 अनपेयर्ड हैं तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि अनपेयर्ड कम है, और जब 4 अनपेयर्ड हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने अभी बात की है हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस हाई स्पिन एंड लोअर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस लो स्पिन। तो ये तरीका होगा हाई स्पिन और लो स्पिन डिफाइन करने का। किसी किसी केस में हो सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, जैसे D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, D2 में आप चेक करो दोनों तरफ बराबर होंगे, D3 में तुम चेक करो दोनों तरफ बराबर होंगे। तो कहेंगे कि वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है हाई स्पिन और लो स्पिन का वो एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि तुम किसको हाई स्पिन कहोगे और किसको लो स्पिन कहोगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आप उस पर्टिकुलर केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, स्ट्रांग के साथ कितने, वीक के साथ कितने। अगर स्ट्रांग और वीक के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो उस कंडीशन में कहेंगे नॉट एप्लीकेबल। मतलब तब आप ये नहीं कह पाओगे कि साहब ये हाई स्पिन ये लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड बराबर है। और अगर अनपेयर्ड की संख्या अलग है, जैसे यहां 2 थी और यहां 4 थी, तो सिंपल से बात है अनपेयर्ड जहां ज्यादा है वो हाई स्पिन, जहां कम है वो लो स्पिन। जैसे D5 में चाहो तो तुम लोग वीडियो पॉज करके उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, हाई स्पिन और लो स्पिन का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक करो, यहां 1 आएगा और यहां 5 आएगा, तो सिंपल से बात है कि ये लो स्पिन है और ये हाई स्पिन है।
D6 में यहां अनपेड आएगा, आप चेक करो 0, और यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, तो ये लो स्पिन और ये हाई स्पिन। D7 के केस में यहां पर अनपेड आएगा 1 और यहां अनपेड आएंगे 3, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। आप भर के देखो ना दोनों जगह। D8 में दोनों जगह अनपेड 2 आएगा, D9 में दोनों जगह अनपेड 1 है, D10 में दोनों जगह अनपेड 0 है। तो ऑब्वियसली ये सब क्या हो जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि तुम्हारा हाई स्पिन और लो स्पिन भी अगर एप्लीकेबल है तो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है सिर्फ D4 से लेकर D7 तक। मतलब अगर आप लोग चाहें तो रट सकते हैं, क्या रट सकते हैं, D0 से लेकर D3 तक और D8 से लेकर D10 तक के जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन या लो स्पिन डिफाइन नहीं किए जाएंगे। ध्यान रहे, पूरा डिस्कशन भूल मत जाइएगा, चल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्कशन चल रहा है। अगली क्लास में भी हम ऑक्टाहेड्रल ही पढ़ेंगे, उसके बाद वाली जो क्लास है वहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या और डिफरेंट बातें करेंगे। सो बी केयरफुल, कंफ्यूज मत हो जाना, जो डिस्कशन है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए चल रहा है। क्लियर? तो ऑक्टाहेड्रल में हम क्या बात कर सकते हैं कि D0 से D3 और D8 से D10 तक के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें HS LS एप्लीकेबल नहीं है, और D4 से D7 तक है, और उसमें भी देखो तो D4 से D7 तक जब स्ट्रांग लिगेंड है तो सारा का सारा कैसा है, लो स्पिन, और जो वीक लिगेंड है तो कैसा है, हाई स्पिन। चाहो तो इस रिजल्ट को समराइज करके आप याद रख सकते हो, यहां तो शायद लिखा नहीं है, तो मैं साइड में अगर आपके लिए यहां पर रिजल्ट लिखूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको नोट कर लें कि D0 से लेकर D3 तक और D8 से लेकर D10 तक HS एंड LS नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होता है। ओके, और D3 से लेकर D7 तक अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, लो स्पिन आएगा। ऐसे याद रख सकते हो। D4 से सॉरी नॉट D3, D4 से लेकर देखेगा, D4 से लेकर D7 तक अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, लो स्पिन आएगा, और जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो वो ज्यादा अनपेयर्ड होंगे तो हाई स्पिन। तो तुम लोग अगर चाहो तो इस रिजल्ट को याद रख के फॉलो कर सकते हो, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान रहे। लेकिन ये सारा का सारा डिस्कशन जो है ये इस बात पर बेस्ड रहेगा कि साहब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लिगेंड वीक है। अच्छा, मैं एक बार दोबारा आपको बोल दूं कि स्ट्रांग लिगेंड का मतलब जिनकी डोनेशन पावर अच्छी है लोन पेयर की, और वीक लिगेंड का मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर अच्छी नहीं है। एक मिनट भाई, आप ये जानते हो इस टॉपिक में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उस टॉपिक में आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारा एक सेंट्रल एटम होता है और लिगेंड इसको लोन पेयर देता है जनरली, और ये लेवेस बेस होता है। अभी मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट तो ये प्राइमरी फैक्टर कि वो लेवेस बेस है। तो जो लोन पेयर के अच्छे डोनर हैं, जो गुड डोनर हैं, या कह लो जो अच्छे स्ट्रांग लेवेस बेस हैं, जो तुम्हारे स्ट्रांग लेवेस बेस हैं, वही स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। जो लोन पेयर बढ़िया डोनेशन करेंगे, जो अच्छे लेवेस बेस हैं, वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। और जो पुअर डोनर हैं, जिनकी लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, या जो पुअर लेवेस बेस हैं, लोन पेयर देना नहीं चाहते हैं, वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक बड़ी सिंपल से बात है यार कि जिनमें कार्बन लोन पेयर देने वाला होगा वो सबसे अच्छे लिगेंड होंगे, और जिनमें हैलोजन, एक्स का मतलब यहां हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये अच्छे लोन पेयर डोनर नहीं है। फ्लोराइड क्यों नहीं है? आपको बताया जा चुका है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो डोनेशन नहीं करना चाहेगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अच्छे डोनर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके लोन पेयर, इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स में, इनके लोन पेयर इनके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डिस्पर्स होकर अपनी एंट्रोपी, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं और डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं।
देखिए जो मैं लैंग्वेज यहां बोलता हूं आपको, वो आपके मेंस, नीट और जेईई एडवांस सबको कवर करती है। तो मेरी जो लाइंस होती हैं उससे आपके एडवांस लेवल का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। नीट और जेईई मेन तो होगा ही, इसलिए समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि तो थोड़ा हायर हो गया, तो ये हायर नहीं हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एडवांस लेवल का जो आप सॉल्व ना कर पाए, बट उसके लिए आपको बार बार सुनना पड़ेगा, वीडियोस को बार बार देखना पड़ सकता है। अगर कंफ्यूजन है इजिली आप उसको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा। खैर, तो हाइलाइट्स अच्छे डोनर नहीं है। एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैकेंट ऑर्बिटल के कारण एंट्रोपी बढ़ जाती है लोन पेयर की, तो स्टेबलाइज होता है लोन पेयर, तो डोनेशन नहीं करना चाहता। और कार्बन डोनर सबसे अच्छे हैं, उससे थोड़ा सा पुअर नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर और हैलोजन डोनर। मतलब ये डोनेशन पावर का एक ऑर्डर है, जनरली कार्बन डोनर अच्छे होते हैं। तो ये आप लोग इनफैक्ट रट लें इस टेबल को तो अच्छा रहेगा। ये एनसीईआरटी का है, थोड़े से कुछ मैंने बदलाव किए हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो किया है। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगैंड फील्ड का, इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। मतलब इस चक्कर में मत पड़िएगा कि ये कैसे हम निकालेंगे, आपको रटना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूं, रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आप देखो तो यहां पर आयोडाइड सबसे खराब डोनर है, सबसे पुअर डोनर है। उससे अच्छा ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट में ध्यान रखना सल्फर डोनर होता है, क्योंकि आइसोथायोसाइनेट भी है यहां पर नाइट्रोजन डोनर, वो है एससीएन माइनस और ये एनसीएस माइनस। तो आई माइनस, बी आर माइनस, सल्फाइड, एससीएन माइनस, क्लोराइड। सल्फाइड ये आपका जो है वो दो जगह यहां पर दिख रहा है, तो मिस्टेकनली यहां पर दो जगह लिख गया है, ये एक्चुअली यहां पर नहीं है, जो दूसरी जगह रखा है वो सही है। ये गलती से यहां टाइप हो गया है। ओके फाइन, तो मैं इसको हटा देता हूं, आप भूल जाइए, इसका नामो निशान मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो ये यहां नहीं है। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इथाइल अल्कोहल, ऑक्सलेट। OX-2 क्या है? ऑक्सलेट है, C2O4-2। ओके, फॉर वाटर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब यहां से लेकर इस वाटर तक के जो लिगेंड हैं तुम्हारे, अच्छे से देख लीजिएगा, ये इतने जो लिगेंड हैं तुम्हारे, ये लिगेंड तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड हैं। कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड या हाइपो लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड या हाइपो, मतलब इनकी डोनेशन, हाइपो मतलब कम, इनकी डोनेशन पावर अच्छी नहीं है। कहां से कहां तक? आयोडाइड से लेकर वाटर तक। और ये लिगेंड फील्ड का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब वाटर की लिगेंड फील्ड बेहतर है ऑक्सलेट से, उसकी बेहतर है इथाइल अल्कोहल से, एंड सो ऑन। और इसके बाद जो EDTA -4 से शुरू करते हो आप, और NCS माइनस और ये सब लेते हुए जो यहां तक आप जाते हो, तो ये वाले जो तुम्हारे लिगेंड हैं, ये सारे के सारे लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हैं। या हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, तो इनको स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कह लो या हाइपर लिगेंड कह लो। इस सीक्वेंस को आप लोग अगली क्लास अटेंड करने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बातचीत करेंगे, तो ये सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए। तो ये लिगेंड फील्ड का बढ़ता क्रम है। ये वीक लिगेंड हैं जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर दिए हैं, और जो मैंने रेड कलर से मार्क कर दिए हैं वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और हाइपर लिगेंड है। कंफ्यूज मत होना, यहां NCS- भी और SCN- भी है। जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन 2017 में पूछा भी गया है, तो कंफ्यूज ना हो। सल्फर डोनर वाला जो है वो वीक लिगेंड में है, जबकि नाइट्रोजन डोनर वाला स्ट्रांग लिगेंड में है। इसके अलावा मैं 2-4 लिगेंड और बताना चाहूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा, वो ये हैं NO+, ये सब नोट कर लेना। अगली क्लास की तैयारी है, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी है, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे। तो NO+, PPS3 और ऑक्साइड ये वीक लिगेंड है। ग्लाइसिनेट और DMG- डाइमिथाइल ऑक्सीमेट ये वीक स्ट्रांग लिगेंड है। ये वीक है और ये स्ट्रांग है। और ये दो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, इन पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, इनको लिखा रहने दीजिए। मतलब ये 1-2 एक्सेप्शंस है यहां, लेकिन अगले वीडियो में इन एक्सेप्शंस को क्लियर करूंगा। तो अगर मैं समराइज करूं इस वीडियो को, इस क्लास को अगर मैं समराइज करूं, तो मैंने ये कहा है कि आपके लिगेंड की प्रेजेंस में जो 5d ऑर्बिटल अंदर वाले हैं, उनका एनर्जी लेवल ब्रेक हो जाता है, उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और उस आधार पर हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड के केस में
Eg और T2G में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, हाई स्पिन और लो स्पिन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और साथ में यह भी बात की है कि स्ट्रांग लिगेंड का मतलब बेहतर डोनर, बेटर लेवेस बेस, और वीक लिगेंड का मतलब पुअर डोनर या पुअर लेवेस बेस। उस पर आधारित एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने यहां पर लिखी, जिसको मैंने कहा है कि आप लोग लर्न करें। साथ में कुछ अदर लिगेंड्स, स्ट्रांग और वीक, ग्लाइसिनेट और DMG माइनस स्ट्रांग, और NO प्लस PPS3 ट्राइफिनाइल फास्फीन जिसको आप कहते हो, और ऑक्साइड, ये आपके वीक लिगेंड। कुछ एक एक्सेप्शन जिन पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि तभी उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन समझ आएगा। तो इसके आगे की बातचीत फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।